नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीम सचान। टाटा स्टील ने कर्ज में डूबी भूषण स्टील को बैंक्रप्सी कानून के तहत अधिग्रहण किया है। टाटा ग्रुप ने कर्ज में डूबी भूषण स्टील लिमिटेड कंपनी के करीब 72% हिस्से का अधिग्रहण किया है। 36,000 करोड़ का सेटलमेंट बैंकिंग सिस्टम को मजबूती देगा और कर्जदाताओं को इससे लाभ भी मिलेगा। भूषण स्टील के मामले में सफल निष्कर्ष के बाद वित्त मंत्रालय उत्साहित है। मंत्रालय को उम्मीद है कि आरबीआई की ओर से सभी 12 एनपीए की दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश के बाद बैंकों को 1 लाख करोड़ रुपए वापस मिल सकते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बचे हुए 11 एनपीए के मामले भी अब कतार में हैं। दिवालिया के प्रस्ताव के बाद मिलने वाला धन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बोझ कम करने का काम करेगा। पिछले साल जून में आरबीआई की आंतरिक सलाहकार समिति ने 12 अकाउंट्स की पहचान की थी जिन पर 5,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और बैंकों के कुल एनपीए में उनकी हिस्सेदारी 25% है। आरबीआई के निर्देशों के बाद बैंकों ने 12 अकाउंट्स की जानकारी दी जिनका बकाया कर्ज 1,75,000 करोड़ का है। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं जिनसे समझेंगे इस पूरी प्रक्रिया के बारे में और इससे बैंकों को कितनी मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ नया कानून कितना प्रभावी नजर आ रहा है। अजय शंकर जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वागत है सर आपका। वेद कुमार जैन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सर स्वागत है। विपिन मलिक साहब हैं, फॉर्मर डायरेक्टर आरबीआई से, स्वागत विपिन जी आपका। ऋषि राज हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस से, ऋषि जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत में वेद साहब आपसे करना चाहूँगा, जिस तरीके से भूषण स्टील का मामला है और जो 12 एनपीए जिनकी लिस्ट आरबीआई ने दी थी उनमें से पहला मामला है जिसकी अधिग्रहण किसी कंपनी ने किया है और रिकवरी के तौर पर करीब 36,000 करोड़ का आसपास का सेटलमेंट है जो कि 72% अभी हिस्सेदारी से आउट हुई है। इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि रिकवरी होती नहीं थी या फिर दूसरे तरीके थे जिनसे वो बचते रहते थे, लेकिन नया कानून आने के बाद ये पहला एक एग्जाम्पल है। देखिए, जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड लाया गया था वो ये लाया गया था कि कॉरपोरेट की जो इश्यूज हैं फंड फ्लो के, सॉल्वेंसी के, उसको बहुत एक्सपीडिशियसली रिजोल्व किया जाए। और जब ये शुरू में लागू हुआ तो लोगों को लगा कि शायद ये कानून भी और कानून की तरह ही जैसे पहले बाइफर का कानून था, सीका था, उस लाइन पे नहीं चला जाए। तो रिजर्व बैंक ने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया जिसमें 12 केसेस को बैंकों को आदेश दिया कि वो इसके अंदर इसको इंसॉल्वेंसी कोड में लेके जाएं। और जिस तरह से शुरू में प्रक्रिया शुरू हुई तो फिर लगा कि शायद ये मामला कहीं ना कहीं फिर अटकेगा और जैसे चल रहा था। लेकिन जो अब रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, जो गवर्नमेंट ने बाद में अमेंडमेंट की 29A सेक्शन के अंदर, और जिस तरह से भूषण स्टील को रिजोल्व किया गया, उससे मुझे लगता है कि जो मेन उद्देश्य था इंसॉल्वेंसी कोड को लाने का वो बहुत हद तक कामयाब हो गया है। अब इस एक केस को इंडिविजुअली मत देखिए। एक केस तो एक ग्लेरिंग एग्जाम्पल है कि एक बिजनेस हाउस ने एक इतने बड़े ग्रुप की सेटअप की और कहीं उन्होंने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की या जो उसको मैनेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जिनका लोगों का पैसा लगा बैंकों का वो खतरे में हो गया। और इस इंसॉल्वेंसी कोड आने के बाद एक नई मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया और मैनेजमेंट ने कहा कि बैंकों को हम आपका लगभग 72% का लोन लेने के लिए तैयार हैं जो हम वापस कर देंगे। तो जो बैंकों का इतना बड़ा पैसा 57,000 करोड़ के करीब जो इसमें पैसा लगा हुआ था, जो सारा का सारा खतरे में था, अब 36,000 करोड़ के करीब रिकवरी में आ जाएगा। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। अब इसका मैसेज देखिए क्या है। 12 केसेस तो वहाँ भेज दिए गए, लेकिन मुझे लगता है कि कितने नंबर ऑफ केसेस ऐसे प्रमोटर्स के हैं जिन्होंने कि बैंकों से डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। अब उन सबको ये चिंता है, कहीं ना कहीं भय है कि अगर उन्होंने वो बैंकों का पैसा वापस नहीं किया या बैंकों से उसे सेटल नहीं किया तो अगर वो बैंक्रप्सी कोड में आ गए तो उनकी मैनेजमेंट चली जाएगी, उनकी ओनरशिप चली जाएगी। जितनी लाइफ लॉन्ग 1 जनरेशन 2 जनरेशन की जो उसकी मेहनत है वो ख़त्म हो सकती है इसके बारे में। तो उससे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कितना सुधार होगा, क्योंकि रिकवरी के कई बार लोग विलफुल डिफ़ॉल्ट करते थे, बैठे रहते थे, कुछ बिगड़ेगा नहीं। बाइफर में होता था कि आपने एक केस बाइफर में भेज दिया, सालों साल तक आपके बारे में किसी ने पूछा ही नहीं आपसे, चलता था। फिर आपने एक स्कीम बना कर दे दी, आपको किसी ने निकाला नहीं, आप कंटिन्यू ट्रैक कर गए, बैंकों से बेनिफिट ले लिया। बैंकों ने बाइफर ने ऑर्डर कर दिया कि 5 साल के लिए आपको टैक्स की एग्जम्पशन मिलेगी, टैक्स नहीं लगेगा, बैंकों का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इतना होगा। फिर आपने 5 साल बाद दोबारा अगर बैठ गए कि साहब कंपनी बन गई, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और आने वाले समय में इसका सबसे बड़ा जो कामयाबी होगी कि सभी कॉरपोरेट हाउसेस को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे दिया गया है कि डू परफॉर्म और अदरवाइज गेट आउट। दैट्स ए मैसेज विच हैज़ गॉन। और सेकेंडली एक और इसका एस्पेक्ट ध्यान में रखना पड़ेगा
कि जिन केसेस में डाइवर्शन का एलिगेशन है, नई मैनेजमेंट का ये राइट होगा कि उस डाइवर्शन को चेक करे, क्योंकि आपको एब्जोल नहीं किया गया है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एब्जोल किया गया है कि आपका ड्यूज सेटल कर दिया गया है। अगर कोई गलती की है और उसमें कोई कैसी इंटेंट है चीटिंग की वीटिंग की, वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन नई मैनेजमेंट के पास भी होगी और बैंकों के पास भी होगी। अजय जी, जैसे कि कहा वेद साहब ने, इसको मैं थोड़ा सा और आगे समझना चाहूँगा। जब पहले एक बिल लाया गया उससे पहले के हालात किस तरीके थे, और अब जो नया अमेंडमेंट रहा 29 के बाद, किस तरीके से बदलती तस्वीर दिख रही है? हालांकि शुरुआत ज़रूर है, लेकिन इस शुरुआत को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये एक बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन है हमारी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि अभी तक जैसा आपने कहा कि प्रमोटर्स को ये विश्वास था कि हमारी कंपनी हमारे हाथ से नहीं जाएगी, हम सफल हों असफल हों, बैंकों का लोन पूरा लौटाएं आधा लौटाएं न लौटाएं, लेकिन कंपनी हमारे हाथ से नहीं जाएगी। तो इस फैसले के बाद एक बड़ा स्पष्ट संदेश गया है कि अगर आपने लोन नहीं वापस किया या आप कंपनी को ठीक से नहीं चला पाए या धन का दुरुपयोग किया है तो कंपनी आपके हाथ से चली जाएगी। तो इससे जो सबसे बड़ा जो लाभ होगा हमारी अर्थव्यवस्था को, वो है कि हमारी जो कॉरपोरेट सेक्टर है या कंपनियां हैं उनमें एक थोड़ी चुस्ती आएगी, एक कॉम्पिटिटिवनेस आएगी कि भाई हम बैंक से बड़े लोन लेके हम अगर उसको नहीं चुकाएंगे तो कंपनी हमारे हाथ से चली जाएगी। तो एक तरीके से अगर हम इसका इसकी तुलना करें तो ये उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे कि ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट था, कि कंपनी हमारी एक तरीके से ज़मींदारी हो गई थी और हम बैंक से लोन लेते रहेंगे, वो माफ़ होते रहेंगे, हम लोन लेते रहेंगे। अब है कि कंपनी हम सफलतापूर्वक चलाए, देश में कामयाब हो, विदेशों में कामयाब हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारे बस का नहीं है तो कंपनी हमारे हाथ से जाए, जो अच्छे से चला सके वो चलाए। तो मैं इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। ओके। बैंकों का जो लोन वापस आएगा, पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन वो मेरे ख्याल से दूसरी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आइंदा में बैंक भी समझेंगे और जो बैंक से लोन लेते हैं कंपनियां वो भी समझेंगी कि वो जो चलता है वो अब नहीं चलेगा। ऋषि राज जी, जो अजय साहब कह रहे हैं कि असल में एक पहले रवायत, एक परंपरा सी दिखती थी कि बड़ी कंपनियां लोन लेती थी और आपका लोन चुकता हो या आप डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाएं, तमाम कई पतले सकरे गलियारे थे उनसे आप निकलते रहते थे, लेकिन कंपनी आपकी बनी रहती थी और पुश्त दर पुश्त आप उस पर कंट्रोल भी रखते थे। लेकिन इस नए लॉ के बाद, और ख़ासतौर पर जो भूषण स्टील का एग्जाम्पल है, उसके बाद ऐसा लगता है कि शिकंजा पहले से कहीं ज़्यादा कड़ा है और अब वो दिन चले गए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये इस पर्टिकुलर लॉ से और अभी तक जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है उससे इतना तो साबित है कि ये जो गेमिंग ऑफ द सिस्टम होता था पहले, जो कंपनीज हैं और कंपनीज के कुछ और लॉयर्स हुए या जितने भी जानकार हुए जो सिस्टम के, एक गेमिंग ऑफ द सिस्टम होता था कि मैंने सिस्टम समझ लिया है और हम नहीं भी चला सकते हैं, बहुत तरह लोन नहीं भी चुका सकते, मेरा मैनेजमेंट ठीक नहीं है, जो भी हो कारण, लेकिन वो सिस्टम को कुछ गेम करके ये कंट्रोल अपने ही पास रहेगा और बैंकों को बेसिकली हम एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स करते हुए और चूना लगाते रहेंगे। तो ये अब कर पाना बड़ा मुश्किल है। इस लॉ से अभी तक जिस तरह से पता चला है और जिस तरह से ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, ठीक है बहुत से इश्यूज है, ये पहली बार हो रहा है तो अभी थोड़ा ऐसे ट्रिब्यूनल्स में काफ़ी तेज़ी से सुनवाई हो रही है और सेटलमेंट होते रहना चाहिए। लेकिन चूंकि पहली बार हो रहा है तो ठीक है, कुछ कुछ प्रेसिडेंट सेट होंगे, कुछ नए इश्यूज आएंगे जो कि आ भी रहे हैं। अगर बहुत से केसेस में आप देखें, बहुत से कंपनियों से केसेस में कौन बिड कर सकता है, कौन नहीं बिड कर सकता है। अभी भी अगर भूषण स्टील के केस में देखें जिसमें रेजोल्यूशन हो गया है, तब भी पुराने प्रमोटर के कुछ लोगों ने उसको चैलेंज कर दिया एनसीएलटी में। लेकिन अभी तक किसी भी चीज़ में आप देखें तो उस तरह से स्टे ऑर्डर वगैरह नहीं मिला है कि ये प्रोसेस को रोक दिया जाए। तो इससे एक चीज़ साबित होता है कि गेमिंग ऑफ द सिस्टम अब खत्म हो गया है। जैसा कि पहले भी बताया लोगों ने कि अब अगर आपने गलती की है, आपसे कंपनी नहीं चल रहा है या आपका इंटेंशन नहीं सही था, तो फिर आप बने रहेंगे किसी तरह से सिस्टम को मैनेज करके, ये चीज़ अब संभव नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन इसमें एक चीज़ ऋषि और कही जा रही है कि जो रिकवरी है उस फ्रंट पर अभी भी जो रियल वैल्यू है और उससे जो दूरी होती रिकवरी की वो काफ़ी ज़्यादा है। क्या हम इस नए लॉ के जरिए उस फासले को भी कुछ कम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं जो पहले का लॉ था जिसमें अमेंड किया गया था?
देखिए, रिकवरी में फासला तो हमेशा रहेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें भी अभी ये बातें हो रही है कि जो जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें और कुछ रिफॉर्म्स लाया जाए या नहीं लाया जाए। इन द सेंस कि अभी जो बिडिंग है इसमें यह नहीं है कि फलाना ने सबसे ज़्यादा बोली लगा दी उसको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक प्लान देना पड़ेगा, आप क्या इक्विटी ला रहे हैं, क्या रिवाइवल प्लान दे रहे हैं। और बहुत से केसेस में ये भी हुआ है कि किसी को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने किसी ने देरी कर दी और उसका नहीं एक्सेप्ट किया जो बिड ज़्यादा है। किसी केसेस में ऐसा भी आया है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, पूरा बकाया दे करके अब उसको लेकिन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से बाहर निकलने दिया जाए या न दिया जाए। तो जैसा मैंने बताया पहले कि रिकवरी फुल 100% हो जाए ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रिकवरी जितना ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है। ओके। और ये थोड़े कंपनीज और सेक्टर पे वेरी भी करेंगे। कंपनीज किस सेक्टर में है, उसमें और जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, या उसमें उनका अपने आप को और कितना मजबूत करना चाहते हैं, जिसके वजह से अगर वो दूसरे के किसी बिजनेस को ले सकते हैं तो उनका अपना बिजनेस और कितना स्ट्रेंथन हो सकता है, इस पर भी डिपेंड करेगा। ओके सर। तो जैसा मैंने कहा है कि अभी कुछ चीज़ों में क्लैरिटी और आनी बाकी है। गवर्नमेंट भी काम कर रही है और वेरियस जो ट्रिब्यूनल्स के सामने केसेस हैं उसमें भी वेरियस लॉ के इश्यूज पे अभी थोड़ा सा और क्लैरिटी इमर्ज करना है। ओके। बट अगर कुल मिला के देखा जाए तो हम ठीक डायरेक्शन, ठीक दिशा पे जा रहे हैं, सही दिशा की तरफ सही कदम आप ये कह रहे हैं। विपिन मलिक साहब, जिस तरीके से एनपीए एक बड़ा, मैं कहूं कि रोग दिखा है, अगर 2000 से शुरू करूं मैं, और पिछले 18 सालों में तेजी के साथ आगे बढ़ता रहा है, इस नए लॉ के इम्प्लीमेंट होने के बाद और जिसकी शुरुआत एक अच्छी दिख रही है, किस तरीके से आप देखते हैं एनपीए की जो एक बड़ी कहानी है उस पर कुछ इससे लगाम लग पाएगी, उसको कैसे बदल पाएगी या रोक पाएगी? देखिए, जैसे मेरे पहले तो सॉरी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था तो मुझे कन्वर्सेशन सुनाई नहीं दी, बट लास्ट में जो कन्वर्सेशन हुई उसमें जो मेरे प्रीवियस स्पीकर थे वो बता रहे थे, आपने क्वेश्चन किया था कि क्या वैल्यू ये जो इस पे ट्रांसफर हो रही है वो ठीक है। देखिए, भूषण स्टील के केस में जो लिक्विडेशन वैल्यू लगाई गई वो 14,541 करोड़ लगाई गई। टोटल डेट था 56,080 करोड़ का। राइट। 56,080 करोड़ के डेट के अगेंस्ट लिक्विडेशन वैल्यू थी 14,541 करोड़। और जिसके लिए टाटा स्टील की सब्सिडी है बमनीपाल स्टील लिमिटेड, उन्होंने 35,200 करोड़ का ये 53 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे, 35,253 क्रेडिटर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को ऑफर किया और 2,846 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को ऑफर किया। उसके अलावा जो प्रेफरेंस शेयर्स थे कन्वर्टेबल 100 करोड़ के, वो भी ऑफर हुए। उसके अलावा जो एम्प्लॉइज का जो एडमिटेड क्लेम है या कुछ क्रेडिटर्स का जो एडमिटेड क्लेम है वो भी पे हुआ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा अच्छा, और बैंकों को टोटल प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया। जहां तक इंटरेस्ट जो वेव हुआ या राइट ऑफ्स हुए, पहले भी राइट ऑफ्स हुए होंगे, प्रोविजनिंग हुई होगी, उसको देखने के बाद और बैंकों को भी इक्विटी मिली कोई 9% के करीब या 10% के करीब। अगर टाटा स्टील ने लिया है तो इक्विटी वैल्यू जाएगी, अल्टीमेटली जो लॉस बुक किया है इंटरेस्ट की शेप में वो रिकवर होगा। इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा ख्याल है कि ये लॉ जो कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। जैसे मेरे प्रीवियस स्पीकर ने कहा कि इसमें कई थोड़ी सी अमेंडमेंट्स या कुछ रेक्टिफिकेशंस लाने की जरूरत है। वो जैसे जैसे 12 अकाउंट्स हैं, एक हो गया है, 11 और हो जाएंगे। जैसे जैसे प्रोसेस चलता जाएगा बैंकों की हालत सुधरती जाएगी, जो 10 लाख करोड़ के बैड डेट्स 9,32,000 करोड़ के हो गए हैं। आप देखिएगा कि बैंक फिर जो 11 बैंक पीसीए में या प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में चले गए, वापस ऑपरेशनल एक्शन में आ जाएंगे। ओके अजय सर, जिस तरीके से, क्योंकि ये पहला केस था जिसके आया है और वाकई अलग अलग उसके बाद कई सारी चीज़ें निकल रही हैं, कहाँ पर ग्रे एरिया और बचा हुआ है, आपकी नज़र में इसमें और क्या कुछ गुंजाइश है जिसके चलते, और खासतौर पर इसका इम्पैक्ट अगर मैं देखूं एनपीए के लिहाज से, जो कि एक बड़ा सरदर्द रहा है बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से और उसकी सेहत को ख़राब करने के लिए,
इससे हमारी अर्थव्यवस्था है वो और कॉम्पिटिटिव होगी, क्योंकि बैंकों को भी अब अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाना होगा। क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा सिस्टम था कि भाई हम बड़े लोन देते जाएंगे, कुछ कर्ज उसमें इंटरेस्ट माफ़ करते जाएंगे, दोबारा एवरग्रीनिंग करेंगे। तो अब बैंकों में भी सुधार आएगा, और जो सबसे बड़ा सुधार होगा कुछ वर्षों के बाद कि जो हमारी इकॉनमी में इंटरेस्ट रेट्स जो बहुत ज़्यादा रहते हैं और जिससे कि नए लोग आकर बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं पाते हैं, तरक्की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं। हाई इंटरेस्ट रेट होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो इनएफिशिएंसी थी इन बड़े बोरोवर्स की, उसका जो कॉम्पेंसेशन है या उसकी कीमत कौन चुकता था? जो छोटे बोरोवर्स थे जो कि समय से लोन लौटाते थे, या टैक्स पेयर सरकार की तरफ से जो सरकार अब 2 लाख करोड़ बैंकों को दे रही है। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमारी इकॉनमी में कम होनी चाहिए 2-3 सालों बाद, और उससे आगे वाले समय में आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी और नई नई कंपनियां आएंगी जो तेज़ी से बड़ी हो पाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ की सरकार और उनकी नीतियों का प्रभाव बहुत बड़ा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो वहाँ मेरा मानना है कि कुछ एक दूसरा दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ इस बैंक्रप्सी के रास्ते से बिडर्स अच्छे नहीं मिलेंगे जो कि अच्छी कीमत दें कंपनियों के लिए। ओके, पावर सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर, पावर सेक्टर उसमें एक मेजर आप करेंगे फील है। वेद साहब, 2 बातें। एक तो जो बिडिंग प्रोसेस को लेकर बात की कि जिस तरीके से उसमें क्लैरिटी या कुछ और चीज़ों की ढील की ज़रूरत है, वो क्या है और किस तरीके से उसका इम्पैक्ट होगा। और दूसरा सवाल कि असल में जब मैं एनपीए की बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर कहते हैं किसी भी देश की आर्थिक रफ्तार को बढ़ाने या फिर उसकी दशा को सुधारने में एक महत्वपूर्ण टूल के तौर पर काम करता है। इस लॉ के बाद बैंकिंग सेक्टर के पास कितना बड़ा सेफगार्ड या फिर उसके पास कितने मजबूत हथियार होंगे अगर ये सिस्टम और मजबूत हम करना चाहते हैं? देखिए, जब हम इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका मेन उद्देश्य क्या था और देश की अर्थव्यवस्था पे जो आपने सवाल पूछा कि वो क्या इम्पैक्ट डालेगा। आपको ध्यान हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इंडिया के साथ इम्पॉर्टेंट इश्यूज है, और इंडिया की ग्रेडिंग पिछले जो 136 होती थी वो 98 पे आई थी। उसका एक मेन कारण ये था कि इंडिया ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को पास किया था। अब आज की डेट में अगर आप किसी कंपनी से, कॉरपोरेट से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि बैंक भी एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन करता है जब लोन देता है, इसी तरह से कोई सप्लायर करता है, ये करता है। अगर ये कोड अगर प्लेस में है तो उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई, क्योंकि उसको पेमेंट मिलेगी जिसने उसको सप्लाईज की है, जो उसने सर्विसेज रेंडर की उसकी पेमेंट मिलेगी, कि उसका भी राइट है इंसॉल्वेंसी कोड में जाके उस कंपनी को फोर्स करना कि वो पेमेंट कर दे। ओके, तो ओवरऑल इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि जो बिजनेस की कमर्शियल ट्रांजैक्शन है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। पहले आपने किसी कॉर्पोरेट को माल सप्लाई कर दिया, उसने पेमेंट करी नहीं करी, आप लाइन में लग गए, कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं, आपको पेमेंट नहीं मिल रही है। आज की डेट में ये इंसॉल्वेंसी कोर्ट में नहीं हो सकता। आपने कुछ सर्विसेज रेंडर करी, कॉर्पोरेट कर दी, और आपके ड्यूज 1 लाख से ज़्यादा है तो आप कोर्ट में जाइए, इंसॉल्वेंसी पटिशन लगा दीजिए, या तो आपकी वो पेमेंट करेगा, नहीं तो आपकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। तो ये एक अपने आप में एक बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बहुत बड़ा कामयाबी है, जिससे कि इंडिया की साख वर्ल्ड ओवर बढ़ रही है। दूसरा जो आपने कहा, बैंकों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। नाउ बैंकों को पता है कि आप आज की डेट में लोन देते हैं तो पहले बैंकों को चिंता रहती थी पेमेंट आएगी नहीं आएगी, और अभी आपने एक सवाल पूछा था कि भाई ये बैंकों को जो लॉस है अभी ज़्यादा आ रहा कि आगे क्या होने वाला। मेरा कहना आगे जाके ये लॉस घटेगा। क्यों? अभी तो ये बैंकों का बहुत दिनों से बैंक नहीं कर रहे थे तो वो एक्यूमुलेशन होता चला गया। अब तो क्या बैंक के लिए आगे के लिए ट्रिगर है, आपने आज एडवांस किया, 1 साल 2 साल वेट किया आपने, लगा कि कंपनी की मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी है या कोई गलती हो रही है, तो बैंक तो इमीडिएटली प्रेशर बिल्डअप करेगा, या तो मेरा अकाउंट सेटल करो, पेमेंट करो पूरी, नहीं तो मैं आपको इंसॉल्वेंसी कोर्ट में ले जाऊंगा। Okay. तो इरोजन इन वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट जो लिक्विडेशन वैल्यू कहते हैं वो ज़्यादा बैंक होने नहीं देगा, क्योंकि बैंक के पास एक टूल होगा कि इंसॉल्वेंसी कोर्ट में आपको ले जाएगा, जो कि अब तक अनलिमिटेड टाइम या लंबा अरसा था। जैसे लेकिन साहब ने कहा, ये भी एक चीज़ रखने की जरूरत है कि जो इनएफिशिएंसी आती है वो 2-3 कारणों से आती है। आप मिसमैनेजमेंट कर दें, डाइवर्शन कर दें, लेकिन कई बार इकोनॉमिक कंडीशन भी होती हैं। आपने एक फैक्ट्री सेटअप की, एक पर्टिकुलर आपने प्रोजेक्ट बनाया, विजन बनाया, फोरकास्ट की, लेकिन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड योर कंट्रोल वो नहीं हो पाया। जैसे पावर सेक्टर आज की डेट में डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है, कोल बेस्ड प्लांट है वो सारे अपने आप में चैलेंज हो गए बिकॉज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी जो आने की वजह से। वो उन लोगों को हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लासेस अलग हैं, तो ना उसमें डाइवर्शन का
एलिगेशन है, ना उसमें इनएफिशिएंसी का एलिगेशन है, ना मिसमैनेजमेंट का एलिगेशन है। एलिगेशन है इकोनॉमिक फोर्सेज हैव चेंज ओवर ए पीरियड, तो वहाँ कहीं ना कहीं कंसेशन लेना पड़ेगा, तो उसको हिट लेना पड़ेगा। तो उस केस में बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी ध्यान करना पड़ेगा कि वो उन कंपनियों को, उन कॉर्पोरेट को उसमें नहीं लेके जाएं और कहीं ना कहीं उनको अकोमोडेट करें, क्योंकि वो भी उसके भागीदार हैं उसकी ग्रोथ के अंदर, बिजनेस के अंदर। तो वो एक अपने आप में जरूर होगा। लेकिन जो सवाल एनपीए कम होने का है, आज की डेट में जो बैंकों को सबसे बड़ा एनपीए तंग करता था वो बिग कॉर्पोरेट का करता था। आज की डेट में जैसे हम कह रहे हैं कि परसेंटेज कितनी है एनपीए की, वो अपने आप में एक चैलेंज है। और इस समय बैंकिंग इंडस्ट्री आपने देखा रिसेंटली बहुत डिफिकल्ट फेज से पास थ्रू कर रही है, इकोनॉमिक कंडीशन कहिए या लोगों के डिफॉल्ट कहिए जो फिर फ्रॉड है। लेकिन अब इससे ये क्लियरिटी हो गई है कि बैंक अपने आप को टॉस पे रखेगा और कॉर्पोरेट को भी टॉस पे रखेगा, कि जहां जरा सा डिफॉल्ट हुआ और बैंक को लगा कि डाइवर्शन का केस आया है, मिसमैनेजमेंट का है, इनएफिशिएंसी है, यू आर आउट, तो वो अपने एनपीए को कंट्रोल करेगा। तो प्रेशर दोनों साइड से है कि अपने आप को एफिशिएंट रखिए, कॉर्पोरेट को भी परफॉर्म करना और बैंकों को भी परफॉर्म करना। ऋषि, लेकिन क्या इस लॉ के आने के बाद, क्योंकि तमाम तरह की आशंकाएं थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट या बड़े प्रोजेक्ट लगाने को लेकर ज़्यादा कहीं कुछ हिच दिखा सकते हैं, क्या कुछ ऐसा दिखता रहा है पिछले हाल के कुछ वर्षों में? और इस कानून के लागू होने के बाद क्या इसकी आशंकाएं जो हैं वो कमज़ोर हुई हैं, पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा बढ़ी हैं? नहीं, इस कानून के आने के बाद से एक चीज़ बड़ा ये हो गया है कि जो सीरियस है बिजनेस में वो सरवाइव करेंगे। जो नॉन सीरियस होते हैं, नॉन सीरियस प्रमोटर्स, नॉन सीरियस बिजनेसमैन, जो कि जब मनी सप्लाई इजी होता है, कम रेट इंटरेस्ट पे पैसा जब ये रहता है, तब जो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, और जहाँ पे इंटेंशन बेसिकली बिजनेस करने का नहीं होता है बस, बल्कि असेट स्ट्रिपिंग करने का होता है। और फिर बैंकों का एक एवरग्रीनिंग, एक जो गेमिंग ऑफ द सिस्टम मैंने बोला, वैसे करके इसी सिस्टम में इसको साइक्लिकल बनाकर बने रह जाना है, वो जो करते हैं वो चीज़ अब ख़त्म होता जा गया है। आप आज भी देखें, जैसा कि बाकी लोगों ने बताया, जैसे वेद जी ने भी बताया, कि जहाँ पे जैसे पावर सेक्टर है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है उसको इससे आप बाहर रखें। आप जो अभी 12 कंपनियां आई हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, आप इसमें बिल्कुल देख सकते हैं इनमें से जितनी भी जो कंपनियां आई हैं ये किस समय मशरूम किए, और इनका पुराना रिकॉर्ड देख लें। ज़्यादातर आप ये पाएंगे कि बेसिकली बहुत से जो इसमें थे प्रमोटर्स जो आए थे सिस्टम में, वो उस तरह के सीरियस कैटेगरी के नहीं थे जिनको कि अपने बिजनेस को एक बिजनेस प्लान के हिसाब से ठीक बनाना था। इसमें से बहुत कम हुए हैं जो कि इकोनॉमिक कंडीशंस के वजह से स्लिप किए हैं। ओके, कहीं ना कहीं इंटेंशंस में गड़बड़ी थी। तो अभी आकर आप अगर जो सीरियस बिडर होता है, सीरियस प्लेयर जो होता है ना किसी भी सेक्टर में, आप देख लें जैसे टाटा स्टील था, टाटा स्टील ने भी कोरस को लिया, टाटा स्टील ने भी टेलीकॉम में कदम रखा, जहां पे वो बिजनेस नहीं चल रही है उसने अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करके, रिसॉल्व करके मैनेज कर लिया है। ओके, बहुत सी कंपनियां जो इसके अंदर आ गई क्यों नहीं कर पाए। तो ये एक इंटेंशन का भी केस होता है, जहां पर अगर हम पावर सेक्टर जैसे जो पॉलिसीज गवर्नमेंट के वजह से जहां गड़बड़, उन चीज को हटा के रखते हैं सेक्टर्स को, तो बाकी जो सेक्टर्स चल रहे हैं उसके अंदर में टू कैटेगरीज ऑफ प्रमोटर्स हैं, टू कैटेगरीज ऑफ कंपनीज, सीरियस एंड नॉन सीरियस। जो नॉन सीरियस होते हैं वो बेसिकली जिस समय भी जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई ईजी हो जाता है उसमें इंटर कर जाते हैं। जिस समय वैल्यूएशन बढ़ता रहता है उनका एम होता है कि अच्छा इस समय कैश आउट कर जाएंगे। ऐसे प्लेयर्स होते हैं, ये जाकर के जब इकोनॉमिक साइकिल जब चेंज होता है तब ये फंस जाते हैं, और शायद जब ये फंस जाते हैं तब फिर ये गेमिंग ऑफ द सिस्टम शुरू होता है। यानी ऋषि माना जाए तो कि जो मेरे हिसाब नया से लॉ अब है जो इस लॉ ये के अंडर ऐसे ही लोगों को कर्व करेगा जो कि जिनके इंटेंशन गंभीर नहीं है, जिनकी मंशा उद्योग या व्यापार को बढ़ाने की बजाय शायद माल को दोगुना तेगुना करने का है, मौके का फायदा उठाते हुए। एक आखिरी कमेंट विपिन मलिक साहब, क्योंकि लगातार कहते हैं कि कानून जब कोई आता है या फिर हम जब किसी समस्या को देखते हैं उसके उपचार के लिए धीरे धीरे उसमें बदलाव करते रहते हैं। आपकी नज़र से क्या कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है इस लॉ में, या फिर पूरी तरीके से आपको लगता है कि इस वक्त मुफीद है और हम सिस्टम को इससे ड्रिवन कर सकते हैं? क्या लॉ तो पूरा कंप्लीट है, इसमें थोड़ा ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स जरूर है जो कि रेक्टिफाई हो जाएंगे। लॉ अब देखिए इस ऑर्डर में जो इंसॉल्वेंसी कोर्ट ने पास किया है, इसमें जो BNPL है, बमनीपाल स्टील लिमिटेड, उनको उन्होंने प्रमोटर डिक्लेयर किया है। और जो एग्जिस्टिंग भूषण स्टील के प्रमोटर थे
वो नॉन प्रमोटर कैटेगरी में हो गए हैं, तो लिस्टिंग्स तक की अमेंडमेंट्स हो गई हैं। ओके, तो इससे अच्छा और क्या लॉ हो सकता है? बाकी ऑपरेशनल जैसे जैसे ऑर्डर्स होते जाएंगे, जो जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आएंगी वो रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट सॉल्व करती रहेगी। चलिए सर। मुझे कोई लॉ में कोई डेफिशिएंसी लगती नहीं। एक बहुत संक्षेप में वेद जी। मेरा कहना यह है कि देखिए अभी जो एक्सपीरियंस हुआ पिछले 1 साल का, उसमें कुछ इश्यूज आए हैं जिसमें कि चैलेंज किया गया है कि जो प्रोसेस के बारे में, एक तो नया लॉ है, इट विल टेक टाइम टू सेटल डाउन, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिफाइन करने पड़ेंगे। मैक्सिमाइजिंग वैल्यू के ऊपर मेजर इशू आए हैं कि ऑक्शन कैसे होना चाहिए, बिडिंग कैसे होनी चाहिए, क्लोज बिड करें या ओपन बिड करें या टेक्निकल। मेरा कहना उसके अंदर कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रोसीजर को स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, ये अपना प्रोसेस होगा। आईआरपी को ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उसकी पहली टेक्निकल बिड्स इनवाइट की जाएंगी, टेक्निकल में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको ई ऑक्शन पे बुला के एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन कि लोगों को लगे कि गेम फेयर है और जो गेम्स के रूल्स हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। तो कहीं मन में किसी को लगे नहीं कि मेरे साथ कुछ जास्ती हो रही है, मुझे इग्नोर कर दिया गया। अभी क्या हो रहा है, कुछ लोग आके बाद में कहते हैं सब आई एम रेडी टू पे मोर वैल्यू। बैंकर भी सोचते हैं कि यार पैसे ज्यादा मिलते हैं इसको पकड़ लें, तो लेकिन दूसरे के साथ इन्वेस्ट, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज करने पड़ेंगे। पारदर्शी सिस्टम और जो मानक है वो पारदर्शी हो और सबके लिए समान हो। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देख सकते हैं, youtube.com/rajyasabha.tv/देश-देशांतर। और अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो आप हमें मेल कर सकते हैं dd.rajyasabhatv@gmail.com। और हमारे कुछ व्यूअर्स की राय है जो हम दिखाना चाहते हैं आपको। हमारे एक व्यूअर हैं मोहन सरन, जिन्होंने हमने करेक्ट प्रोग्राम दिखाया था मोदी और पुतिन की अनौपचारिक वार्ता को लेकर 21 मई को, और उन्होंने राय दी है कि राज्यसभा की ये एक अच्छी पहल है कि इसमें किसी भी पैनलिस्ट की बात को पूरे ध्यान से सुना जाता है, जिससे कि वो अपनी बात को ढंग से रख पाता है, और वो चीज़ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। धन्यवाद राज्यसभा टेलीविज़न। दूसरे हमारे एक व्यूअर हैं जो लिखते हैं, संजय सेठ, वंडरफुल चैनल फॉर डेवलपिंग इनिशियल थॉट ऑन एनी टॉपिक ऑन इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक लेवल। और आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है और इसीलिए आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। हम अपने कार्यक्रम में ऐसी राय और सुझाव को शामिल करेंगे और अपने कार्यक्रम में भी उन खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और आपके सुझावों के लिहाज से कार्यक्रम को और इम्प्रूव करने की भी कोशिश होगी। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।